नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों दिल्ली में विश्व सूफी सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। कहा कि इस्लाम का मतलब है सलामती का धर्म, शांति का धर्म। अल्लाह के जो 99 नाम है उनमें हिंसा कहीं भी नहीं झलकती। अल्लाह के जो दो सबसे लोकप्रिय नाम है वे नाम है रहमान और रहीम। ऐसे मजहब के नाम पर आतंकवाद फैलाना, उस मजहब को बदनाम करना है। ऐसे आतंक का मुकाबला सिर्फ तलवार और बंदूक से नहीं हो सकता, सूफियाना नजरिए से हो सकता है। नरेंद्र मोदी का ये भाषण सभी को पसंद आया। संदेह नहीं कि सूफी धारा इस्लाम को उग्रवाद से बचाने का एक रास्ता है। पर क्या ऐसा संभव है? सवाल इसलिए है क्योंकि सूफी परंपरा भी सदियों पुरानी है। यदि सूफियाना नजरिया पहले से है तो सऊदी अरब की वहाबी कट्टरता, बगदादी के खलीफाई राज जैसा उग्रवाद क्यों बढ़ता गया? धर्म में दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलने की जिद क्यों कर बनी और फैली? आज वैश्विक पैमाने पर इस्लाम इसलिए बदनाम है क्योंकि रूहानी व सूफियाना अंदाज के बजाय सियासी तेवर धर्म की पहचान है। अमेरिका, यूरोप में इस्लाम पर पाबंदियों की बात होने लगी है तो वजह वहां ये बात नहीं है कि इस्लाम का कोई उदार सूफियाना रूप भी है। उस नाते भारत के मुसलमान यदि सूफियाना धारा को अपना उसे वैश्विक पैमाने पर ले जाए तो क्या वह मौजूदा संकट का समाधान नहीं होगा? पर कहना आसान है और करना मुश्किल। भारत का मुसलमान सऊदी धारा, देवबंदी, तालिबानी जमायत के प्रभाव में फंसा है। उस नाते विश्व सूफी सम्मेलन की पहल अच्छी है। इसमें यह सवाल है कि आयोजक किस सूफी परंपरा को बढ़ा रहे हैं। एक सर हिंदी चिश्ती ओलिया वाली परंपरा है जिसमें कट्टर इस्लाम का मैसेज है, तो दूसरी रौबिया, बुल्ले शाह, गालिब व अंतिम मुगल बादशाह जफर की उदारता की परंपरा है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। अपनी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी काफी मुतहर्रिक हो गए हैं और एक एक फैसले का खुद जायजा ले रहे हैं और मंसूबों की रिपोर्ट ले रहे हैं। माहिरीन ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ऐवान के बजट इजलास के 2 मरहलों के दरमियान की छुट्टियों में अपनी हुकूमत के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराना चाहते हैं। अप्रैल के आखिरी में ऐवान का इजलास शुरू हो जाएगा और जब इजलास खत्म होगा उस वक्त तक हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने का जश्न शुरू हो जाएगा। इसी बीच असेंबली के इंतखाबात भी चल रहे होंगे। तभी वजीर आजम ने मुसलसल कई इजलास किए हैं और कामकाज की रिपोर्ट ली है। वजीर आजम ने इस हफ्ते अपने काबीना के वुज़रा के साथ इजलास किया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने वुज़रा के कामकाज की तारीफ की और उन्हें इस बात की खास हिदायत दी कि वो अपनी कामयाबियों की तशहीर करें। उन्होंने मरकजी वजीर नितिन गडकरी के कामकाज की खास तारीफ की। वजीर आजम के इस इजलास से पहले वजारत इत्तलातुन नशरियात के सेक्रेटरी सुनील अरोड़ा ने अफसरान का इजलास लिया था और 2 साल की कामयाबियों के इश्तिहारात की तैयारी शुरू कराई थी। वुज़रा से मिलने के बाद वजीर आजम ने बुध को हुकूमत के आला अफसरान के साथ इजलास किया। उन्होंने इजलास के दौरान कई अफसरान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और तमाम फैसलों पर अमल का जायजा लिया। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रगति के जरिए मंसूबों का जायजा लिया। चूँकि आइंदा हफ्ते वजीर आजम को अमरीका, यूरोप और खलीजी ममालिक के दौरे पर जाना है, इसलिए उन्होंने इस हफ्ते जरूरी इजलास किए। जिन सूबों में असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं और जिन सूबों में आइंदा साल इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ की कांग्रेस रहनुमाओं का बहरान बढ़ता जा रहा है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम वगैरह सूबों में कांग्रेस पार्टी के कई रहनुमा किसी न किसी बहरान में फंसे हैं। पंजाब में कांग्रेस सदर और सीएम के ओहदे के दावेदार कैप्टन अमरिंदर सिंह का खानदान बुरी तरह फंसा है। पहले उनकी अहलिया परनीत कौर के गैर मुल्की अकाउंट को लेकर मामला चल रहा था। अब मरकजी एजेंसियों ने उनके बेटे रनिंद्र सिंह के गैर मुल्की अकाउंट को लेकर भी नोटिस दिया है। कैप्टन इससे सियासी बदले की साजिश
साजिश बता रहे हैं। उधर असम में इन इंतखाबात के बीच कांग्रेस हुकूमत के एक दबंग वजीर रकीबुल हसन के यहाँ इनकम टैक्स महकमे का छापा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुंतखब गुजरात काडर के एक अफसर ने हसन के यहाँ तलाशी ली। हालांकि बाद में उनकी शिकायत पर कमीशन ने उस अफसर को हटा दिया। इसी तरह उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बीच ममलिकती वजीर का दर्जा हासिल कांग्रेस के एक रहनुमा हरेंद्र लाड़ी के यहाँ इनकम टैक्स महकमे का छापा पड़ गया। कांग्रेस के रहनुमा इसे भी साजिश बता रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह की मुश्किलें अलग बढ़ रही हैं। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स महकमे का शिकंजा कसता जा रहा है और गुज़िश्ता दिनों ईडी ने दिल्ली में उनका 8 करोड़ रुपए का एक फ्लैट जब्त कर लिया। उन्हें और उनके खानदान को अभी अदालत से राहत मिली हुई है। आइंदा साल मुंबई में होने वाले बीएमसी इंतखाबात से पहले बीजेपी और शिवसेना में फिर से मफाहमत खत्म होने वाली है। दोनों पार्टियां तनहा लड़ने की तैयारी कर रही है। असेंबली इंतखाबात में मिली कामयाबी से जोश में लबरेज बीजेपी ने तनहा लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी के कौमी सदर अमित शाह ने पार्टी रहनुमाओं को तनहा लड़ने का हुक्म दिया है। 227 रुकनी बीएमसी में गुज़िश्ता मर्तबा शिवसेना के साथ इत्तेहाद में बीजेपी सिर्फ 69 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 32 सीटें जीती थी। लेकिन असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने मुंबई की 36 में से 15 सीटें तनहा जीती। उसके बाद से ही पार्टी के रहनुमा बीएमसी इंतखाबात तनहा लड़ने का मंसूबा बनाए बैठे हैं। दूसरी जानिब शिवसेना को बीएमसी पर से अपना कब्जा किसी हाल में नहीं छोड़ना है। गुज़िश्ता मर्तबा इत्तेहाद के तहत शिवसेना 135 सीटों पर लड़ी थी और 75 जीती थी। इस बार भी उसका हदफ कम से कम इतनी सीटें कायम रखने का है। ये तभी मुमकिन है जब वो ज्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन बीजेपी इस बार बराबरी का मुआहदा चाहती है, इसलिए शिवसेना ने भी खास तौर से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी को तनहा लड़ने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। तभी शिवसेना सूबाई हुकूमत में शामिल होने के बावजूद मुसलसल वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को निशाना बना रही है। आदित्य ठाकरे इस हमले की कमान संभाल रहे हैं। दोनों को तनहा लड़कर ताकत दिखानी है। मफाहमत टूटने की हालत में दोनों की नजर राज ठाकरे की मनसे पर है। गुज़िश्ता मर्तबा मनसे को 28 सीटें मिली थी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। 2008 में 26/11 के मुंबई हमलों के साजिशकार डेविड कॉलमैन हेडली ने आज मुंबई की अदालत के सामने कई बड़े खुलासे किए। हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से कहा कि मैं बचपन से हिंदुस्तान से नफरत करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तानी तैयारों ने 1971 में मेरे स्कूल को बम से उड़ा दिया था। हेडली ने कहा कि हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए मैं लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ था। हेडली ने कहा कि दिसंबर 2008 में मेरे वालिद की मौत के बाद पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी घर आए थे। हेडली ने कहा कि मैंने अमेरिका में शिवसेना के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम भी मुनक्किद किया था और इसके बारे में लश्कर को भी बताया था। हेडली ने यह भी कहा कि मेरे वालिद को लश्कर के लिए मेरे काम करने पर एतराज था। हेडली ने यह भी खुलासा किया कि मुझसे कभी भी अमेरिका के 9/11 हमले के बारे में तफ्तीश नहीं की गई। हेडली ने कहा कि इशरत जहां का नाम लेने के लिए मुझे NIA ने नहीं कहा था। असम में असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने गुवाहाटी में विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए कहा कि ये दस्तावेज दरअसल असम की तरक्की का रोड मैप है। जेटली ने कहा कि ये इंतखाबात कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का तारीखी मौका है। उन्होंने कहा कि ये विजन डॉक्यूमेंट 2016 से 2025 तक असम में तरक्की का रोड मैप है। जेटली ने कहा कि असम का ये असेंबली इंतखाब नाकाम कांग्रेस हुकूमत को उखाड़ फेंकने का तारीखी मौका है। हम न सिर्फ ये इंतखाब जीतेंगे बल्कि बीजेपी इत्तेहाद इस इंतखाब में जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगा। असम में बीजेपी के वजीर आला के ओहदे के दावेदार मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम को हम नई पहचान दिलाएंगे। सोनोवाल ने कहा कि वजीर आला तरुण गोगोई को सूबे में बार बार मौका मिला, लेकिन उन्होंने नौजवानों को मायूस किया और असम को बर्बाद करने में लगे हैं। गौरतलब है कि असम असेंबली की कुल 126 नशिस्तों के लिए 2 मरहलों में 4 और 11 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने असम की तरुण गोगोई हुकूमत को देश की सबसे ज्यादा बदनवान हुकूमत करार दिया है। अमित शाह ने आज असम असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी रैलियों को खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस नारे को दोहराया कि असम में अगर आनंद ही आनंद चाहते हैं तो सर्बानंद को वजीर आला बनाना होगा। शाह ने अपने इंतखाबी बयान में वजीर आला तरुण गोगोई पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि गोगोई के 15 साल के इक़्तिदार में आज सूबा नीचे से चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। अमित शाह ने बांग्लादेशी दरअंदाजों और चाय बागान के मजदूरों की खराब हालत के लिए गोगोई सरकार को निशाना बनाया।
मशहूर बिजनेस मैगजीन फॉर्चून ने दुनिया के 50 अजीम रहनुमाओं की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस का नाम है, जबकि आपके कौमी कन्वेनर व दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को भी इस फहरिस्त में 42वें नंबर पर रखा गया है। फॉर्चून की इस फहरिस्त में दुनिया भर से उन चुनिंदा हस्तियों को शामिल किया गया है जो दुनिया बदल रहे हैं और ऐसा करने के लिए दूसरों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 50 अजीम रहनुमाओं की फहरिस्त में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5वें नंबर पर थे। आलूदगी की परेशानी से निपटने के लिए ऑड इवन लाने की वजह से अरविंद केजरीवाल को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। फॉर्चून ने कहा है कि ऑड इवन स्कीम को शुरू कर केजरीवाल ने अपने सियासी करियर में जोखिम भरा कदम उठाया, जो कि दिल्ली की सड़कों से भीड़ भाड़ और आलूदगी कम करने के लिए एक जुर्रतमंदाना कदम है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत में सूफियाना अंदाज की रोशनी में इस्लाम की वैश्विक पहचान बदल सकती है। दुनिया में अभी जो संकट है और आगे सभ्यताओं के संघर्ष का जो खटका है, उसमें इस्लाम को अपने को बदलना होगा। ऐसा नहीं कि मुस्लिम जमात में इसकी चिंता और सोच नहीं है, मगर दिक्कत यह है कि कट्टरता की पेठी जड़ों को सूफियाना अंदाज कैसे रिप्लेस करे। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। दिल्ली में श्री श्री रविशंकर के आलमी प्रोग्राम के फौरन बाद आलमी सूफी इजलास हुआ। दिल्ली के रामलीला मैदान में कई दिनों तक दुनिया भर के सूफी दानिश्वरों का जमावड़ा रहा। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस्लाम को लेकर अपना नजरिया जाहिर किया। उन्होंने इस्लाम को अमन का मजहब बताया और कहा कि दुनिया को मौजूदा हालात से निजात दिलाने में सूफीइज्म एक नूर की तरह है, यानी यही एक रोशनी है जो दुनिया को अमन, भाईचारे, यकजहती और सालमियत की ओर लौटा सकता है। वजीर आजम की तकरीर का लब्बोलुआब ये था कि दुनिया भर में इस्लाम बदनाम हो रहा है। उस वक्त तक ब्रसेल्स का वाकया नहीं हुआ था और उनके जहन में पेरिस, लंदन वगैरह जगह हुए दहशतगर्दाना हमले ही थे। ब्रसेल्स में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद वजीर आजम मोदी की कही बातें ज्यादा साफ हो गई हैं। इस वाकये के बाद इस्लाम नए सिरे से यूरोपीय ममालिक की खुर्दबिन के नीचे आया है। वाज़ेह रहे, बेल्जियम उन यूरोपीय ममालिक में अव्वल है जिसने अफ्रीकी ममालिक के मुस्लिम पनाह गुजीनों को अपने यहाँ रखा, लेकिन आज इनके बीच खूंखार दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट की पैठ बनी है और वो यूरोप के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। तभी ये सवाल है कि सूफीइज्म क्या इस्लाम के अंदर पैठ बना रही और फैल रही शिद्दत पसंदी और जिहाद की ख्वाहिशात को रोक सकता है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सूफीइज्म इस्लाम के अंदर हाशिये की सोच से उठकर मरकजी इश्यू के तौर पर कायम हो सकता है। इसके इम्कानात न के बराबर हैं। इसके इशारे दिल्ली के इजलास में ही नजर आ गए थे। मुल्क के तकरीबन सभी बड़े सूफी मजहबी पेशवा और उनके इदारों ने इसका बॉयकॉट किया था। इसके अलावा मुस्लिम जमात की सियासत करने वाले रहनुमाओं और यहाँ तक के मजहबी पेशवाओं ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसके बरक्स उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि ये प्रोग्राम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की छवि चमकाने के लिए किया गया है। जाहिर है जब मेन स्ट्रीम के मुस्लिम रहनुमा इस इजलास के बारे में ऐसा सोचते हैं तो इससे कुछ ठोस हासिल होने की उम्मीद नहीं होगी। लेकिन मामला सिर्फ इस इजलास का नहीं है, मामला उस सोच का है जिसने आज पूरी दुनिया को गैर मुस्तहकम किया है। जिस तेजी से ये जिहादी सोच बढ़ रही है, उसके मुकाबले मुबैना तौर पर अमन का पैगाम देने वाला सूफीइज्म फैल नहीं सका है। जिस तरह दिल्ली के इजलास का सूफी इदारों ने बॉयकॉट किया, उससे उनकी मंशा पर भी सवाल उठे हैं। अगर सूफीइज्म की तारीख पर नजर डालें तो उससे भी उनकी मंशा साफ होती है। तारीख इस बात की गवाह है कि सूफी दानिश्वरों ने भी किसी न किसी तरह से इस्लाम को फरोग देने के लिए काम किया है। हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के दीगर हिस्सों में भी कई सूफी दानिश्वरों ने तलवार के दम पर इस्लाम फैलाने निकले हमलावरों की मदद की है या उनके हमलों को नजरियाती जामा पहनाया है। इसलिए इस पूरे मामले के दो पहलू नजर आते हैं। पहला तो ये कि इस रिवायत की तौसीक काफी महदूद है, इसलिए ये ज्यादा असरदार नहीं होना है, और दूसरा खुद इस रिवायत में भी कई उलझने और आपसी चपकलिश हैं, जिससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये इस्लामिक स्टेट या किसी दीगर दहशतगर्द तंजीम की तौसीक को रोक पाएगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद इस्लाम की सूफियाना धारा को समझेंगे। आतंक और छल बल से इस्लाम का झंडा फहरे, यह एक सियासी मिशन है।
पश्चिमी सभ्यता ऐसा नहीं होने देगी, यह जाहिर हो रहा है। उस नाते इस्लाम को अब मानवतावादी सूफियाना अंदाज अपनाना होगा, मगर सूफीवाद में भी छल बल की एक धारा है और दूसरी सच्ची मानवतावादी धारा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ पत्रकार और जानकार शंकर शरण है। शंकर जी, अभी विश्व सूफी सम्मेलन दिल्ली में जो हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी हुआ, उससे जो सूफियाना अंदाज का जो मैसेज गया, क्या ये सचमुच में इस्लाम की मुख्य धारा, ये मानवतावादी धारा क्या निकलकर वैश्विक पैमाने पर फैल सकती है क्या? मुझे तो इसमें संदेह है, क्योंकि इस तरह के जो सम्मेलन हैं ज्यादातर भारत में ही सुनने को मिलते हैं और फिर बाहर में उनका कोई जिक्र हुआ हो ऐसा मुझे पता नहीं चलता। जैसे इसी का नाम है विश्व सूफी सम्मेलन, लेकिन अगर आप वर्ल्ड मीडिया को देखें तो कहीं इसका नोटिस भी नहीं है। हालांकि उसमें नाम करीब 60-65 लोगों के हैं, और लेकिन बाहर की किसी मीडिया में इसकी चर्चा नहीं। तो इसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ से बाहर प्रचार नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर तो ये भारत के अंदर ये धारा है और इस्लामी देशों में दूसरी जगह नहीं हुई, तो उसकी जरूरत तो लेकिन अब महसूस हो रही होगी, जितना प्रेशर आया है। जरूरत तो हो रही है, हाँ, जरूरत तो महसूस हो रही है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिम ने तो बता दिया कि जो मौजूदा रूप है उसको तो हम स्वीकार नहीं करेंगे और उस पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगेगी आने वाले दिनों में। ये एहसास तो हो रहा होगा। हाँ, ये हो रहा है। इनफैक्ट ये मुसलमानों के बीच भी हो रहा है। देखिए 25-30 साल पहले जब सलमान रुश्दी ने एक छोटा सा सवाल उठाया था कि भाई ये जो आयतें हैं, 4 आयतें शैतानी हैं, तो बाकी आयतें भी खुदाई है या नहीं है, इसका फैसला कैसे हो, बस ये एक सवाल उसने उठाया था। इस पर इतना हंगामा हुआ कि उनको मौत का फतवा देना पड़ा। और आज मैं देखता हूँ कि रुश्दी की तुलना में बहुत ही खुल के और बहुत ही विस्तार से इस्लाम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले अनेक मुस्लिम लेखक लेखिकाएं हैं। अब ना तो उन पर उतना तीखा प्रहार होता है और ना वो भिचकते हैं। हाँ, अब वो बहुत दूर तक जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो दबाव है और एक जो हालात आज जिस मुकाम पर आ गए उसमें सबको सोचने की जरूरत पड़ गई है। उस नाते सूफी सम्मेलन का जो अभी जो हुआ अपने यहाँ आयोजन, उसकी धारा क्या नजर आती है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें उस धारा से अपने को जोड़ना चाहिए या उस धारा का प्रचार करना चाहिए या उससे शिक्षा लेनी चाहिए जो मतलब भारतीय दृष्टि से सचमुच मानवतावादी धारा है। भारतीय क्या मानवतावादी धारा है, तो वो पूरे दुनिया के लिए मानवतावादी। उसमें कौन कौन सूफी चिन्हित होते हैं? अब जैसे देखिए, सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान की दृष्टि से या भारत की दृष्टि से बुल्ले शाह है। अब ये यहाँ पर बहुत सारे वडाली बंधु या बहुत से जो सूफी कव्वाल वगैरह हैं, उन्होंने बुल्ले शाह के सबसे अधिक गीत गाए हैं। उससे पहले कबीर को भी लोग सूफी कवि में गिनते हैं। गालिब जफर के दरबार में थे और जफर खुद एक सूफी माने जाते थे जी। और गालिब का भी लेखन सूफियाना है, बिल्कुल फिलोसफिकल है। उसमें दुनियावी चीजें अगर हैं भी तो उसमें भी एक फिलोसफिकल चीज है। तो इस धारा से जब तक सूफी अगर ये सम्मेलन है, पर आपने ये जो नाम लिए, ये एक तरह से कुल मिला के भारतीयों के, भारतीय मूल के, ये अपने आप में भारत का एक योगदान बन सकता है अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो। भारत का योगदान तो है। भारत एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर इबादत और पूजा और आध्यात्म के रूप में उनको आदर भी मिला और उन्होंने भी, मुसलमानों ने भी भारतीय और हिंदू समाज के बीच रह करके उसके इतने प्रभाव ग्रहण किए कि उससे ये धारा पैदा हुई। कोई गालिब और गालिब के तेवर का या कबीर के तेवर का पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में और कहीं आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा। नहीं तो ये फिर आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? ये आपने यहाँ वहाबी और ये जो पश्चिम, ये जो सऊदी अरब का प्रभाव, ये क्यों ज्यादा हुआ? अपने यहाँ का जो मूल था, जो यहाँ के प्रभाव से जो धारा निकली थी, वो क्यों नहीं आगे फैली? देखिए, मुख्य कारण तो इसका तलवार का सिद्धांत है, क्योंकि इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, आज भी नहीं करते। तस्लीमा छोटी सी बात कहती है कि भाई औरतों के साथ ये दुर्व्यवहार होता है और हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, सिर्फ 2 उनका अपराध है। ये कहने के लिए उन पर नहीं, वो एक तरह से देखा जाए ये एक कुछ साल पहले की बात है। आज जिस मुकाम पे और आने वाला जो समय है जिसमें पश्चिम, मतलब अब अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने की संभावना बन रही, तो मुस्लिम समाज पूरे दुनिया का सोचने को तो मजबूर होगा और उसमें फिर कोई न कोई रास्ता तो निकालेगा नया, ये हो जो। नहीं, मुस्लिम समाज सोच रहा है। वही मैंने कहा कि अब तो
सूफियों को छोड़ दीजिए, मुस्लिम लेखक लेखिकाओं में, विचारकों हाँ, में वही- बहुत वही- बड़ी संख्या में लोग हैं जो कई देशों में हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इवन सीरिया, अमेरिका, कनाडा, सब जगह से लोग निकल रहे हैं जो आवाज उठा रहे हैं। अभी जो भी हो, सूफी सम्मेलन हुआ इतना बड़ा, जैसा भी जो भी कुछ भी हो हुआ है, तो इसका कुछ तो मतलब निकल सकता है या नहीं निकलेगा? इस सम्मेलन से तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं लगती जी। है, क्योंकि देखिए अब 7 साल पहले एक वर्ल्ड सूफी काउंसिल हुई थी जी और उसमें भी लगता है शायद यही लोग थे, जी लेकिन उन्होंने वो लोकसभा चुनाव के समय पूरे देश में सेकुलर उम्मीदवारों को जिताने की अपील की थी और बीजेपी का ही सिर्फ एक नाम लिया था कि इससे सावधान रहना। हाँ, तो इस तरह की अगर सूफी धारा है, जी। और इनका भी जो मैंने चेक किया कि इनके वेबसाइट पर क्या क्या चीजें हैं, जी। तो ज्यादातर पॉलिटिकल बातें, फिलोसफिकल बातें मुझे मतलब एक भी इसका नहीं मिली। भी सियासी ही मामला हाँ, तात्कालिक मुझे तौर ज्यादा पर लगता है। है, क्योंकि इन्होंने जो अपने मूल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं उसमें वो सब चीजें नहीं है जिसकी हम लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के सामने इस तरह की धारा, बुल्ले शाह वाली धारा अपनाए बिना कोई विकल्प नहीं है, और ये मुसलमान भी समझ रहे हैं। जी शंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।